हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों देखिए, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, कहाँ से राजस्थान का इतिहास, यानी कि राजस्थान के इतिहास के अंदर राजस्थान की भाषा, बोलियां, साहित्य, उसके अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निश्चित रूप से आपकी एग्जाम में ये आएंगे ही आएंगे और ऐसे क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस जितने भी हैं यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको अपने दिमाग में अच्छी तरह से आप याद कर लेना, बिठा लेना इनको, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो यहाँ पर तो दोस्तों इसमें आपका जो आंसर आते हैं वो कवि कुशललाभ, सूर्यमल मिश्रण, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, जेम्स टोड। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए, इसमें थोड़ा देखते हैं हम। गियर्सन ने भाषा विषय कोश नामक पुस्तक 1907-8 में राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया। गियर्सन ने भाषा विषय कोश नामक पुस्तक में, तो ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया? 1907-8 में। 1912 में इनकी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, राजस्थानी बोलियों का वर्णनात्मक दिग्दर्शन किया है। तो ये 2 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी। किस सदी में? तो देखिए यहाँ पे 12वीं सदी में अस्तित्व में राजस्थानी भाषा आई थी। राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है सौर सनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से हुई थी। देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो ये बातें मैं बता रहा हूँ, ये इसकी थोड़ा बैकग्राउंड है, आपको थोड़ा समझना है। इसके समर्थक मोतीलाल मेनारिया, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। जो आपका राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसमें जो के.एम. मुंशी कई बार नाम आता है, आप सुनते हो, ठीक है, पहले चरण में, तो वो है ये कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। गियर्सन ने उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानी है, ठीक है। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग कौन सा काल है? तो देखिए 1650 से लेके 1850 के बीच में राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग काल माना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल क्या है? तो दोस्तों ये जो डिंगल है वो एक काव्य की शैली है, ये ध्यान रखना। डिंगल क्या है? तो ये काव्य की शैली है। देखिए, इसमें आपको ध्यान रखना है कि डिंगल मारवाड़ी बोली की ही एक साहित्यिक शैली है। डिंगल वस्तुतः अपभ्रंश शैली का ही उन्नत रूप है और पिंगल एक मिश्रित भाषा है जो डिंगल से अलग है। 3 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आपका आता है, रांगड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? कौन कौन सी? रांगड़ी और निमाड़ी। तो दोस्तों ये मालवी की उपबोलियां हैं। कौन कौन सी? रांगड़ी और निमाड़ी। यहां पर मालवी जो है वो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र यानी कि कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चित्तौड़, कोटा, झालावाड़, ये जो पूर्वी क्षेत्र है उनकी उपबोली क्या है, या फिर उनकी जो मालवी भाषा उसकी उपबोली क्या है, ये याद रखना है आपको। मालवी की उपबोलियां कौन कौन सी हैं? तो ये रतलामी, सोंधवाड़ी तथा निमाड़ी हैं, और निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थान भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आता है, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है? तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सी भाषा में है? डिंगल भाषा में है ये। वेली कृष्ण रुक्मणी डिंगल भाषा, डिंगल साहित्य के छंद वेलियों गीत में लिखा हुआ 305 पद्यों का खंड काव्य है, ये भी ध्यान रखना है। जो वेली कृष्ण रुक्मणी है
वो डिंगल साहित्य के जो छंद हैं और वेलियों गीत में लिखा हुआ एक 305 पद्यों का एक खंड काव्य है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आता है मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है। मारवाड़ी भाषा का जो विशुद्ध रूप है वो कहाँ दृष्टिगत होता है, तो इसमें जोधपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में। कहाँ होता है दोस्तों? जोधपुर और उसके समीपवर्ती। ये बोली जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, सिरोही और शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित है। इसकी प्रमुख उपबोलियां कौन कौन सी? बीकानेरी, थली, नागौरी, शेखावाटी व गोडवाड़ी हैं। ये 2 पॉइंट हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो देखिए डूंगरपुर बांसवाड़ा में बागड़ी भाषा है वो बोली जाती है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसके जो पॉइंट हैं, डूंगरपुर व बांसवाड़ा प्राचीन नाम वागड़ था। ठीक है दोस्तों, तो वागड़ होने से ये भाषा भी यहाँ की क्या होगी? वागड़ी भाषा होगी, बागड़ी। ये बोली भीलों में सर्वाधिक प्रचलित है और उपनाम भीली। ठीक है, और ये गुजराती भाषा का विशेषता है, यहाँ पे प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? तो यहाँ पे ढूंढाड़ी भाषा में दादू पंथ का साहित्य है वो संग्रहित है। देखिए ढूंढाड़ी भाषा कहाँ कहाँ? जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक आदि जिलों में बोली जाती है। कौन सी भाषा? ढूंढाड़ी। और दादू का अधिकांश साहित्य इस बोली में लिखा हुआ है। और उपबोलियां क्या है? तोरावाटी, काठेड़ी, चौरासी, नागरचौल, राजावाटी, किशनगढ़ी, जगरोती, अजमेरी, हाड़ौती। ये इसकी उपबोलियां हैं। इनको थोड़ा सा रिपीट कर लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता एवं सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो दोस्तों इसकी रचना चतुर सिंह ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए जो मेवाड़ी मुख्यतः है उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि जिलों में बोली जाती है। और महाराणा कुंभा द्वारा रचित सभी नाटकों में इसकी बोली का प्रयोग किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है, महाराणा कुंभा है उनके जो नाटक है उसमें किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ये ध्यान रखना है। राजपूत संत कवि महाराज चतुर सिंह ने श्री गीता जी, बाल कारीवार, सांख्य कारिका आदि ग्रंथों की रचना इसी भाषा में की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मालव प्रदेश राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का नाम क्या नाम है? तो यहाँ पे रांगड़ी। मालव प्रदेश में जो राजपूत प्रचलित जो मारवाड़ी और मालवी वो किस बोली का सम्मिश्रण है? तो वो रांगड़ी बोली का सम्मिश्रण है। देखिए राजपूतों में सर्वाधिक बोली जाने वाली रांगड़ी, मारवाड़ी ये मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा इस पॉइंट को देखना। नेक्स्ट आता है राजस्थानी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो वैसे राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है ना, लेकिन राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये भी। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म, देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा हुआ है, रिपीट भी हो सकता है। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म क्या थी? नजराना। काफ़ी बार इसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछा हुआ है। तो राजस्थानी जो फिल्म थी वो तो नजराना, और प्रथम लोकप्रिय फिल्म बाबूसारी लाडली। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। प्रथम लोकप्रिय फिल्म और प्रथम फिल्म ये 2 अलग अलग हैं। ठीक है दोस्तों, आगे राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के इतिहास का जनक है वो कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए 1817 ईस्वी में कर्नल टोड उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कर्नल टोड सबसे पहले यहाँ पे क्यों आए? उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट क्रांति के दौरान। ठीक है, क्रांति से पहले की बात है। ये मूलतः इंग्लैंड के निवासी थे।
इन्होंने राजस्थान के इतिहास के लिए एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। प्रथम भाग 1829 ईस्वी में तथा दूसरा भाग 1832 में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। नेक्स्ट आपका आता है विजय, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक भट्ट। कौन है भाई? जयानक भट्ट। पृथ्वीराज चौहान के वंशजों का वर्णन इसी पुस्तक में किया जाता है। पृथ्वीराज चौहानों के वंशजों का वर्णन इसी पुस्तक में किया जाता है, ये याद रखना है। संस्कृत भाषा में लिखी हुई है ये भी। और पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ के लेखक चंद्रबरदाई थे। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज, ये दोनों आपको पुस्तक हैं वो याद रखना, पृथ्वीराज रासो और दूसरा पृथ्वीराज विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन थी? बिसलदेव रासो की मुख्य महिला जो पात्र थी वो राजमती थी। कौन थी? राजमती। बिसलदेव रासो नामक ग्रंथ की रचना नरपति नालह द्वारा की गई। किसके द्वारा? नरपति नालह। ये याद रखना दोनों। बिसलदेव रासो की रचना कौन है रचनाकार? ये ग्रंथ सांबर के राजा बिसलदेव और राजमती की प्रेम कथा पर आधारित है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल कहा है? किसको अबुल फजल की संज्ञा दी है? मुहणोत नैंसी को। किसको दी है? मुहणोत नैंसी को। मुहणोत नैंसी मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के प्रथम दीवान थे। ये याद रखना, पूछेंगे क्वेश्चन। जसवंत सिंह के प्रथम दीवान थे। मुहणोत नैंसी ख्यात और मारवाड़ी प्रगणरी विगत दो ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। किसने? मुहणोत नैंसी ने। मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपुताने का अबुल फजल भी कहा है। ये पॉइंट भी क्वेश्चन है, काफी बार पूछा हुआ है। राजपुताने का अबुल फजल किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है मुहणोत नैंसी ख्यात। कौन सी है? मुहणोत नैंसी ख्यात। यह है राजस्थानी भाषा में रचित सबसे प्राचीन और विश्वसनीय ख्यात है। इस ख्यात की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें कहीं भी है का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें कहीं भी है का प्रयोग नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट भी नोटेड कर लेना। नेक्स्ट आता है राजविलास की रचना किसने की थी? राजविलास की रचना कवि मान सिंह ने की थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजविलास की रचना किसने की थी? मान सिंह ने की थी। मान सिंह द्वारा रचित इस ग्रंथ में मेवाड़ महाराजा राज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, मान सिंह कवि द्वारा रचित इस ग्रंथ में कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? ये देखिए राजविलास। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको काफी बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। इस ग्रंथ से उदयपुर नगर का निर्माण व राजसमंद झील के निर्माण की जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है राजस्थानी हिंदी शब्दकोश के संपादक कौन थे? राजस्थानी हिंदी शब्दकोश के, तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्मश्री सीताराम लालस, काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीताराम लालस, देखो सीताराम लालस के बारे में आप 2-3 पॉइंट हैं, अच्छे से याद करके रखना। क्या क्या हैं? मूलतः जोधपुर के थे, नरेवा ग्राम के। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया और राजस्थानी नामक जो व्याकरण है नामक अन्य ग्रंथ की रचना की थी। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने श्री लालस को राजस्थानी जुबा की मशाल कहकर संबोधित किया था। ये इनकी क्या है? उपलब्धि है। ठीक है दोस्तों, इन्हीं उपलब्धि के कारण इनको ये वाली बात कही थी। अचलदास खिचड़ी वचनिका, ठीक है, ये कहाँ का इतिहास है? इसमें मूलतः है। ठीक है, अचलदास खिचड़ी वचनिका में कहाँ का इतिहास है? तो गागरोन के दुर्ग, जो गागरोन है ना, वहां का इतिहास है। काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अचलदास खिचड़ी वचनिका नामक ग्रंथ की रचना शिवदास गार्डन ने की थी। इस चंपू काव्य में गागरोन के किले में खींची राजा अचलदास और मांडू बादशाह हुसंग गोरी के युद्ध 1423 ईस्वी का वर्णन है। दोनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका सूर्यमल मिश्रण।
सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में कौन सी बोली प्रयुक्त हुई? सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में यहाँ पे हाड़ौती, ठीक है ना, हाड़ौती बोली है वो प्रयुक्त हुई सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में। सूर्यमल मिश्रण बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, राम सिंह के दरबारी कवि थे। कई बार पूछ लेंगे कि सूर्यमल मिश्रण किसके दरबारी कवि थे? तो बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्हें आधुनिक राजस्थानी काव्य के नव जागरण का पुरोधा कवि माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं वंश भास्कर, वीर सतसई, सती रासो, धातु रूपावली, राम रंजाट और बलवंत विलास, और इनकी रचनाएं हाड़ौती भाषा में है। ये भी रचनाएं भी याद रखनी है और किस भाषा में है ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमीर रासो और हमीर काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पे सारंगधर। कौन है? सारंगधर। सारंगधर द्वारा संस्कृत में लिखित इन ग्रंथों में राजा हमीर व मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट को नोट कर लेना। नेक्स्ट, मुंडियार ख्यात का विषय क्या है? मुंडियार ख्यात का विषय क्या है? तो दोस्तों इसके अंदर मारवाड़ के राठौड़ है ना, उनके बारे में है। ठीक है, राव सिंहा द्वारा रचित मुंडियार ख्यात किसके द्वारा रचित? राव सिंहा। इस ख्यात में मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना से लेकर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम तक का वर्णन है इसमें, और इस ख्यात को राठौड़ारी ख्यात भी कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि मारवाड़ के राठौड़ों की जो कहानी है, जो उनकी स्थापना है, उन सब का वर्णन किस में मिलता है? तो राव सिंहा की इस रचना में ही मिलता है। आगे आपका क्वेश्चन आता है भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन थे? तो भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक यहाँ पे गौरी शंकर ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा थे। ठीक है, ये भारतीय साहित्य के पुरोधा इतिहासकार थे जिन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम भारतीय लिपि का शास्त्र लेखन कर 1894 में अपना नाम गिनीज बुक में लिखवाया। ठीक है, और इन्हें राजस्थान का ग्रीवन भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि राजस्थान का ग्रीवन किसे कहा जाता है, तो याद रखना। आगे क्वेश्चन आता है आपका पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई। इसमें अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह के युद्ध का वर्णन है। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह के युद्ध का वर्णन किस कृति में मिलता है? तो पद्मावत में मिलता है, जिसके लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। आगे दोस्तों आता है आपका कन्नड़ देव प्रबंध का लेखक कौन है? तो कन्नड़ देव प्रबंध का लेखक पद्मनाभ है। कौन है? पद्मनाभ है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पद्मनाभ वाला। वीररस प्रधान इस काव्य को राजस्थानी महाकाव्य कहा जाता है, और इसमें कन्नड़ देव तथा अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों का वर्णन है। ये भी आपसे पूछेंगे कि इनका युद्ध है, उनका वर्णन कहाँ मिलेगा? तो आप क्या बताओगे? कन्नड़ देव प्रबंध में। आगे देखिए बातारी फुलवारी, ये ग्रंथ किसके द्वारा रचा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, विजय दान देथा। किसके द्वारा? विजय दान देथा के द्वारा। विजय दान देथा को 2012 में प्रथम राजस्थान रत्न से नवाजा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाली बात। उसके बाद में बिजी, देखो ये भी है, बिजी किस नाम से कौन सा कवि जाना जाता है? तो ये याद रखना, आपसे पूछ सकते हैं। विजयदान कोमल कोठारी के साथ रूपायन संस्था के सह संस्थापक भी थे ये। ठीक है, और इनके अन्य ग्रंथ दुविधा, अलेखो, हिटलर, ठीक है, जिसमें फिल्म बनी थी ना दुविधा पे, ये भी ध्यान रखना है, ये मैंने आपको करवा रखा है वैसे सारी चीजें ये। ठीक है दोस्तों, आगे आता है वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन थे? वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन थे? कविराज श्यामलदास। कौन थे? कविराज श्यामलदास। आगे आपका आता है ढोला मारोरा दूहा के रचयिता कौन है? काफी बार पूछा हुआ है ये। तो यहाँ पे कवि कलोल। कौन है?
कवि कलोल। किरतार बावनी के लेखक हैं। किरतार बावनी के लेखक कौन हैं? दुर्सा आढ़ा। कौन है? दुर्सा आढ़ा। दुर्सा आढ़ा के अन्य ग्रंथ देखिए कौन कौन से हैं। मान सिंह जीरा, झूलना, अजारी, भूचर मोरी, गजगत और विरुद्ध छतरी, ये इनके दुर्सा आढ़ा के अन्य ग्रंथ हैं। तो ये 2-3 आपको दिमाग में रखना है। खुमान रासों के रचनाकार कौन थे? खुमान रासों के रचनाकार दलपत। कौन थे? दलपत। वेरी इंपॉर्टेंट। पिंगल भाषा में देखिए, अब ये कौन सी भाषा में है? पिंगल भाषा में लिखित इस ग्रंथ में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक मेवाड़ के गुहिल वंशीय राजाओं का इतिहास दलपत विजय द्वारा इस लेख में किया गया है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेंगे कि बप्पा रावल से लेकर राज सिंह मेवाड़ के गुहिल वंशों का राजाओं का जो वर्णन है वो किस ग्रंथ में मिलता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, इसलिए वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कायम खां रासों के रचनाकार जान कवि थे, ये भी याद रखना क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। कायम खां रासों के रचनाकार जान कवि थे। आगे आता है दोस्तों, हमीर हट ग्रंथ किसके द्वारा लिखित है? हमीर हट ग्रंथ किसके द्वारा? तो यहाँ पे चंद्रशेखर। किसके द्वारा है? चंद्रशेखर के द्वारा। ठीक है। हमीर हट में देखो, अब हमीर हट में किसकी जानकारी मिलती है? चौहान एवं राणा हमीर देव के इतिहास का वर्णन है। तो ये भी ध्यान रखना, आपसे पूछेंगे कि रणथंभौर के चौहान एवं राणा हमीर देव के इतिहास की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो हमीर हट के ग्रंथ में मिलती है, ये याद रखना आप। नेक्स्ट आपका आता है कुवल्ले माला किसके द्वारा लिखी गई? कुवल्ले माला किसके द्वारा लिखी गई? तो यहाँ पे उदोदन सूरी। किसके द्वारा लिखी गई? उदोदन सूरी के द्वारा लिखी गई। उदोदन सूरी ने इस ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में की। किस भाषा में की? प्राकृत भाषा में की। इस ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया है, जिसमें मरु भाषा का उल्लेख भी इन्हीं 18 भाषाओं में किया गया है। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, राग मंजरी के रचयिता कौन थे? तो राग मंजरी के रचयिता पुंडरीक विठल। कौन थे? पुंडरीक विठल थे। इन्होंने देखो अन्य कौन कौन से लिखे? इन्होंने रागमाला, राग मंजरी, रस मंजरी नामक ग्रंथों की भी रचना की थी। इस तरह से इनसे रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए हैं। निश्चित रूप से अगर कोई भी भाषा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो निश्चित रूप से इन्हीं में से आपसे पूछेंगे। लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।